दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैरिज को लेके काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ रिपोर्ट बनवानी है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैरिज के संदर्भ में लेके काफी वीडियोस पहले भी बनाए हैं मैंने मैरिज के ऊपर, जिससे आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। लेकिन ये वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए है, टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए भी है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मैरिज की लॉन्जिविटी के लिए भी है कि हमारी मैरिज कितनी चलेगी या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे बहुत क्लियरेंस आपको मिलेगी। देखिए, 7th हाउस हमारी पत्रिका में मैरिज का होता है सभी के लिए बहुत क्लियरिटी से कि 7वां स्थान हमारी मैरिज को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत ज्यादा देखने का इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि 8th हाउस उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आठवां क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, ये मांगल्य स्थान होता है। स्त्रियों के लिए 8वां स्थान मांगल्य होता है, तो पुरुषों के लिए नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या उनको सेपरेशन, डाइवोर्स या स्त्री के चले जाने से या असमय मृत्यु से उनको दंश नहीं लगता है? उनको भी लगता है। तो देखिए, 8th हाउस उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुरुषों के लिए भी। तो 7th हाउस के साथ साथ हमको 8th हाउस को भी जज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी मिस्टेक कतई ना करें कि 7th हाउस का लॉर्ड 7th में अगर बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और 8th हाउस में काफी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। इसीलिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के समय चार्ट मैच करने के लिए, जज करने के लिए मैरिज की लॉन्जिविटी को भी, कितनी मैरिज चलेगी, असमय कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो कि निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो 8th हाउस के ऊपर भी आपको जोर या फोकस देना है, क्योंकि वो हाउस हमारे ससुराल का भी है, इन लॉज का भी हाउस है। तो यहां दो बातें देखिए हो गई। एक तो 8th हाउस मांगल्य स्थान है, लॉन्जिविटी है, मैरिज की सस्टेनेंस है, कितना मैरिज चलेगी, कैसे चलेगी। इसीलिए 8th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स विवाह में काफी अवरोध उत्पन्न करते हैं, असमय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा, इन लॉज की तरफ से हमको काफी, हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, हमारी उनके साथ साइकी नहीं बन पाती है, या कुछ हमको पेबैक फिर करने पड़ जाते हैं अगर 8th हाउस में हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर 8th हाउस का लॉर्ड भी खराब है, तब फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है विवाह के ऊपर, शादी के ऊपर, कितना चलेगी, कितना टिकेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए 8th हाउस। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी संदर्भ में कि अगर 6th, 7th और 8th हाउस में किसी की भी पत्रिका में शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति, बुध या शुक्र, ये बहुत अच्छा और सुंदर योग माना जाता है। इसको लग्नाधि योग भी कहते हैं। लेकिन मैरिज के संदर्भ में भी ये बहुत उत्तम योग माना जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो कैरेक्टर के मामले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, इंटीग्रिटी के मामले में बहुत अच्छा होगा। तो आप यूं कह सकते हैं 6th, 7th और 8th में किसी के भी शुभ प्लैनेट्स अगर बैठे हैं तो वो ये मान सकता है कि उसका लाइफ पार्टनर, मैरिज पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा और अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाएगा, कैरेक्टर में भी अच्छा होगा। अच्छा, यही चीज एक चंद्रमा से भी देख लेनी होती है। मून से 6th, 7th और 8th हाउस में
जब शुभ प्लैनेट बैठे होते हैं तो वो हमें बताता है हमारा इमोशनल कनेक्शन हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग, हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे लाइफ पार्टनर के साथ कैसी रहने वाली है। तो मून से 6th, 7th और 8th हमको इमोशनल सपोर्ट प्रदान करती है हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, और अगर लगन से 6th, 7th और 8th शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो हमारे लाइफ पार्टनर की सत्यता को, सच्चाई को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और उनका कैरेक्टर को डिफाइन करती है। तो ये अच्छी बात है। अब यहीं पे अगर 6th, 7th और 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मंगल, राहु, शनि जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं 6th, 7th और 8th में किसी के चार्ट में, तो यूं आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो एक कैरेक्टर है, एक इंटीग्रिटी है, वो क्वेश्चनेबल हो जाती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है वहां पे। तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ बॉन्डिंग बन पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमा से अगर 6th, 7th या 8th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब भी हमारे मैरिज में जो है एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, हमारा कनेक्शन ही नहीं हो पाता है किसी तरीके से, चाहे कितने भी साल हो जाएं। तो आप यूं कह सकते हैं कि शादी में वो एक सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले मैंने आपको बताया, 8th हाउस का मांगल्य स्थान वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो है ये लगन से 6th, 7th और 8th में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, और चंद्रमा से भी 6th, 7th, 8th में अगर मेलेफिक हैं तो वो भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती किसी के भी चार्ट में। अब तीसरा पॉइंट यहां पे आता है कि 8वें स्थान को हमको एक और चीज के लिए भी देखना पड़ता है। 8वें स्थान को हमको देखना पड़ता है कि भाई हमारी मैरिज जो है वो एक्चुअली में होगी कि नहीं होगी। अब इसके संदर्भ में 2-3 बातें याद रखनी पड़ती हैं जो कि आपकी क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। देखिए, अगर हमारी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, ये मान के चलिए डिप्रेस्ड है, कंबस्ट है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, पहली तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई और कि 8वें में हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए जैसे कि मंगल, शनि, मंगल, राहु, राहु, शनि, ये प्लैनेट 8वें में हमारी पत्रिका में बैठे हुए हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे कि हमारी पत्रिका में जो वीनस है, जो विवाह का प्रमुख या मेन कारक प्लैनेट है, वो भी देखिए कंबस्ट है, डैमेज्ड है, 0 डिग्री का बैठा हुआ है, और उसके ऊपर मेलेफिक असर भी आ रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहां पे हम लोगों को पता चलता है कि अगर 8th हाउस हमारी पत्रिका में डिस्ट्रॉयड है, वहां पे मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, हमारी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब है, वो डैमेज्ड है, वो डिस्ट्रॉयड है। तीसरा, अगर शुक्र जो विवाह का मेन कारक है वो भी खराब है, उसके ऊपर 2 मेलेफिक्स की असर पड़ रहा है, इसका मतलब शुक्र के ऊपर एक कर्स है। किसी भी शुभ प्लैनेट के ऊपर चार्ट में अगर 2 मेलेफिक प्लैनेट्स का असर पड़ जाता है, इसका मतलब है उस प्लैनेट के कारक तत्व या उनकी क्वालिटीज, जो वो क्वालिटीज देते हैं, उसकी शायद हमको जो है सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमको वो जो चीजें प्रदान करता है वो चीजें हमें प्रदान नहीं कर पाएगा। जैसे शुक्र मैरिज को प्रदान करता है, संतान को प्रदान करता है। ये भी मैं आपको एक प्रमुख बात बता दूं, शुक्र जो है संतान के लिए अवश्य देखा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अवश्य याद रखिएगा। तो शुक्र अगर हमारी पत्रिका में डिस्ट्रॉयड हो गया, वैसे भी वो विवाह का कारक है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, अगर वो खराब है, 8th हाउस खराब है और 8th हाउस का लॉर्ड भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, इसका मतलब है कि मैरिज ना होने के चांसेस भी यहां पे बन के आते हैं। तो दिस कैन बी द केस ऑफ नो मैरिज, यहां पे आप ऐसा भी कह सकते हैं।
इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि 7वें स्थान का स्वामी भी अगर खराब हो, ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको अभी आप पीछे पॉइंट्स बताए हैं, उसके साथ अगर 7वें स्थान का स्वामी भी अगर हमारी पत्रिका में खराब है, तो भी देखिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मैरिज होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, या ये केस हो सकता है कि जहां मैरिज बिल्कुल हो ही ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैरिज किसकी सदैव चलती रहेगी, लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, सस्टेनेंस अच्छी रहेगी, मैरिज बहुत लंबी चलेगी, सुहाग स्त्रियों का जो है वो बना रहेगा। मोस्टली जो एक मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, देखिए जब भी पत्रिका में 7th, 8th और 12th हाउस इनका कनेक्शन अगर आपके चार्ट में बन के आता है, तो आप ये याद रखिए ये लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज के लिए, मैरिज को दीर्घ चलते रहने के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। इसको ध्यान रखिएगा। 7th, 8th और 12th लॉर्ड का आपस में कनेक्शन अगर ये है आपके चार्ट में, इसका मतलब है कि मैरिज होगी भी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मैरिज बहुत लंबे समय तक की चलेगी। इस बात को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सूत्र को ध्यान रखिएगा। और ये प्राइमरी सूत्र है मैरिज की लॉन्जिविटी को लेके। जितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होंगे, जितने सुंदर बैठे होंगे, उतना बढ़िया चीज ये निकल के आएगी। मैं आपको ये बता दूं, मैरिज भी और मैरिज का क्या नाम लेते हैं, लॉन्जिविटी भी। अब इसी में मैं आपको एक उदाहरण दे दूं इसी का जो मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए वृश्चिक लगन का चार्ट है, अब वहां पे 7th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र एक ही प्लैनेट होता है। अब मान लीजिए वृश्चिक लगन के चार्ट में शुक्र महाराज 4th हाउस में बैठे हुए हैं, दिग्बली होके। 4th हाउस में शुक्र क्योंकि दिग्बली हो जाते हैं। अब यहां पे कौन सा और एक प्लैनेट रह गया, 8th हाउस का प्लैनेट, क्योंकि मैंने कहा था 7th, 8th और 12th का जब कनेक्शन होगा तो ये मैरिज भी दर्शाएगा, दूसरा मैरिज की लॉन्जिविटी अवधि भी दर्शाएगा कि अच्छी सस्टेनेंस भी यहां पे रहेगी। और इसी चार्ट में मान लीजिए, उदाहरण जो वृश्चिक लगन का लिया है, इसी चार्ट में मान लीजिए बुध महाराज जो हैं 8th हाउस के लॉर्ड, वो 10th में बैठे हुए हैं। अब शुक्र और बुध दोनों आमने सामने हो गए, दोनों का कनेक्शन बन गया। इसका मतलब मैरिज की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं सब चार्ट्स में। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी चार्ट में 3rd हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए 3rd हाउस मैरिज से संबंधित हम लोग यहां बात कर रहे हैं, ये उसी का वीडियो है। तो 3rd हाउस जो है वो निश्चित करता है कि हम अपने पार्टनर से जब मिलते हैं, या हमारे अपने धर्म में मान के चलिए, या हमारे अपने फिलॉसफी में मान के चलिए कि उसको हमारा एक रोकना या अट्रैक्शन या इंगेजमेंट, जिसको हम लोग इंगेजमेंट कहते हैं या रोका कहते हैं कई जगह पे जहां पे शादी ठहरा दी जाती है। 3rd हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी चार्ट में। अब कई प्रकार की शिकायत रहती है कई लोगों को कि भाई उनका विवाह हुआ, एंगेजमेंट हुई और वो टूट गई, किसी के साथ बात चली और वो रुक गई। 3rd हाउस, अगर 3rd हाउस का प्लैनेट पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 3rd हाउस पे मेलेफिक प्लैनेट्स का असर है, लगन में भी और नवमांश कुंडली में भी, D9 चार्ट में भी 3rd हाउस अगर हमारी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है, खराब है, वहां मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो मैरिज के संदर्भ में इस चीज के लिए, जहां पे हम व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसी तरीके से, वो चीज होने में हमें दिक्कत होती है या टूट जाती है, या बार बार कोई विघ्न पड़ जाता है। जब भी कोई ऐसी बात उठ खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं कोई विघ्न पड़ जाता है। तो 3rd हाउस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, मैरिज के संदर्भ में, बात को बनाने के लिए, टुगेदर आने के लिए, जो लड़का और लड़की होते हैं उनका इंगेजमेंट के लिए, एक तरीके के रोकने के लिए, मैरिज को जब हम लोग उसको रोका कहते हैं, उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए 7th से
जो थर्ड हाउस होता है हमारे चार्ट में वो 9th होता है। तो जो मैरिज का धर्मा है वो क्या है, क्योंकि 9th हाउस हम लोग धर्म के लिए देखते हैं नॉर्मली, तो 7th से जो थर्ड हाउस है वो आता है 9th। तो मैरिज का धर्मा क्या है, थर्ड हाउस। काल पुरुष की कुंडली में ध्यान रखिए किस चीज का होता है, मिथुन राशि का। मिथुन राशि से मैथुन, वहां से कॉपुलेशन मतलब फिजिकलनेस। तो जब विवाह होता है, दो प्राणी साथ में आते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है, सृजन होता है। तो ये थर्ड हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी प्रकार के अट्रैक्शन के लिए। आपस में अट्रैक्शन ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं मैरिज का चलना या हो पाना या बात का रुक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थर्ड हाउस बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के साथ भी मैरिज में। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैरिज से ही संदर्भ में कि मैरिज का निश्चय कहां से देखा जाए, कंफर्मेशन कहां से देखी जाए कि भाई मैरिज कंफर्मेशन से होगी ही कि नहीं होगी, या कौन हमको उसमें सहायता करेगा। 12th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा थर्ड हाउस से रिलेटेड कि वो मैरिज का धर्मा है, वो कंफर्मेशन, वो हमारे लिए एक अट्रैक्शन है, वो एक एग्रीमेंट है, एक इंगेजमेंट है। अगर हम थर्ड हाउस से गिनते हैं तो 12th हाउस आता है थर्ड से 10th। किसी भी घर से 10th हाउस उसका सक्सेस बताता है। थर्ड हाउस हमारा एंगेजमेंट हो गया, और एंगेजमेंट का सक्सेस हम कहां से देखेंगे, एंगेजमेंट का सक्सेस क्या है, मैरिज का हो जाना। तो थर्ड हाउस से हम लोग जब 10th हाउस आगे गिनेंगे तो वो आता है 12th। तो जो ये एंगेजमेंट हुई, रोका हुआ, बात हुई, अट्रैक्शन हुआ, मिले गिले आपस में, वो अंजाम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, 12th हाउस बताता है। इसीलिए 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को, सूत्र को अवश्य याद रखिए। 12वें स्थान में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स विवाह के लिए शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं। यहां से भी हम देख सकते हैं मैरिज के डिले, मैरिज में परेशानी, या मैरिज के बाद परेशानी, मैरिज के होने में परेशानी। अगर 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर 2 बैठे हैं ज्यादा परेशानी हो जाती है, 3 बैठे हैं, आप समझ सकते हैं ये केस जो है सेपरेशंस का, डाइवोर्स का या नो मैरिज का भी शो हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आपके 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये कतई अच्छी स्थिति नहीं है मैरिज के लिए। 12th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट बहुधा अच्छा ही करते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि 12th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट मैरिज के लिए, हमारे आपस में फिजिकल प्लेजर्स के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं। एक प्लैनेट बहुत अच्छी बात है, अगर 2 शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो वो एक बहुत डबल आप कह सकते हैं कि शुभ योग बनाते हैं मैरिज को लेके, और उससे उत्पन्न जो है कई प्रकार के आनंद या प्रसन्नता को लेके। 12th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट, मैं आपको एक बात ये भी ध्यान करा दूं कि वो लगन के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव असर डालते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लगन के ऊपर। इसीलिए आदमी का दिमाग अगर किसी दशा या अंतर दशा में मान लीजिए बिगड़ भी जाता है, खराब भी हो जाता है किसी और कारणों से चाट के, लेकिन 12th हाउस में बैठे हुए शुभ प्लैनेट जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि व्यक्ति अपने रास्ते पे, जीवन पे रहे, चलता रहे, या कुछ टाइम पीरियड के बाद जो सबक उसको लेने हैं उसको लेने के बाद वो वापस ट्रैक पे आ जाए। खैर ये एक दूसरे संदर्भ की बात मैंने बीच में आपको बताई शुभ प्लैनेट की। तो शुभ प्लैनेट 12वें में बैठे हुए बुरे नहीं होते हैं। तो 12वें में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मैरिज का कंफर्मेशन को बुक करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स के समय में आदमी मैरिज के निकट आता है। वो वाला पीरियड होता है जब हमारा लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज होती है, ये भी याद रखिएगा। तो 12th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनके पास पावर होती है मैरिज
कराने की भी। यहीं पे एक और पॉइंट मैं आपको साथ में बता दूं कि चंद्रमा से 12वें स्थान में शुभ प्लैनेट अगर बैठे हैं तो वो मैरिज में हैप्पीनेस दिखाते हैं, एक संतुष्टि दिखाते हैं मैरिज। और वही चंद्रमा से 12वें स्थान में भी अगर मेलेफिक बैठे हुए हैं तो वो फैमिली या मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। टेंशन बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। तो चंद्रमा से भी 12वें स्थान में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स किसी के चार्ट में बैठे हैं तो वो मैरिज से वो आनंद, वो खुशी, वो प्रसन्नता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। वो एक अलग बात है। काफी परेशानी के बाद अब चंद्रमा से 12वें स्थान में मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हैं तो हो सकता है 28 साल की उम्र तक वो परेशानी देते रहें। सैटर्न 7 में बैठे हैं, 36 साल तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। उनको राहु देख रहा है, ऐसी स्थिति में 42 या 45 साल तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। चंद्रमा से 12वें स्थान पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इस तरीके से हमको देखना होता है कि भाई ये मेंटल टेंशन कब तक रहेगी हमारी मैरिज में, होने के बाद भी हमको चैन नहीं है। आप समझ सकते हैं, चंद्रमा से 12वां देखिए आप अपना, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ क्या पोजीशन है। यहां पे अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आप लोगों के लिए, मैरिज कब होगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न रहता है कई लोगों के लिए। तो जैसे मैरिज का मैंने आपको ये भी बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैरिज क्यों नहीं हो सकती है अगर 8वां लॉर्ड या 8वें स्थान या शुक्र जो है डैमेज्ड हो, तो मैरिज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब तक उसके प्रॉपर रेमेडी या उपाय ना किए जाएं। उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताता हूं इस पॉइंट के बाद। देखिए मैरिज हमारी कब होगी, ये बहुत ज्यादा एक यक्ष प्रश्न रहता है। 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, 7th हाउस का लॉर्ड तो मैरिज कराने में सक्षम होते ही होते हैं, ये पहला पॉइंट है। लेकिन 3rd हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यहां पे बैठे हुए प्लैनेट या इनके लॉर्ड्स की दशा या अंतरदशा में मैरिज होना 99% संभव होता है। जब आप भी अपने चार्ट में देखेंगे तब आपको पता चलेगा या तो 3रे स्थान के स्वामी की अंतरदशा चल रही थी, या 8वें स्थान के स्वामी की अंतरदशा चल रही थी, या 12वें स्थान के स्वामी की अंतरदशा चल रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3rd, 8th और 12th, इस समय इन लॉर्ड्स की अगर अंतरदशा चल रही है, दशा चल रही है, तो ये मैरिज कराने में सक्षम होते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ पे आखिरी में रेमेडीज जो आपको बहुत मदद कर सकती हैं इस संदर्भ में। 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न और राहु के साथ बैठा है, या सैटर्न और राहु 8th हाउस में बैठे हैं, मैरिज में बिल्कुल सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है। 10 महाविद्याओं की पूजा करना बहुत आवश्यक हो जाता है आपके लिए। महाविद्या जो है वो एक यूं कह सकते हैं प्रगाढ़ या गूढ़ शक्ति है, ताकत है। तो अगर प्रॉब्लम बड़ी होगी, जैसे 8th हाउस में सैटर्न और राहु, ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो कौन उससे जो है मुक्ति दिला सकता है? कोई ऐसी माँ ही दिला सकती हैं जो बहुत पावरफुल होंगी अपने में भी। तो यहाँ पे 10 महाविद्याओं की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर 8th हाउस में सन, मंगल, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, दुर्गा जी की पूजा अनिवार्य हो जाती है। उनका अनुष्ठान, उनके मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8th हाउस के लॉर्ड के साथ भी अगर ये बैठे हुए हैं तब भी, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ भी अगर सैटर्न और राहु बैठे हुए हैं तब भी 10 महाविद्या की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं, या 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तब जुपिटर अगर बैठे हों या मून बैठे हों मान लीजिए 8th हाउस में, इंपॉर्टेंट हो जाता है महागौरी की पूजा करना। और शुक्र या बुध 8th हाउस में बैठे हों, इंपॉर्टेंट हो जाता है माता लक्ष्मी की पूजा करना। इससे विवाह से संबंधित चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। ये पूजा निरंतर करनी पड़ती है।
ये पूजा लगातार करनी पड़ती है। 5 माला उनके मंत्र की, 11 माला उनके मंत्र का करना ही पड़ता है। प्रॉब्लम बड़ी होगी, आप जानते हैं, उसका उपाय उतना ही जटिल होता है, या यूं कह लीजिए रूटीन में करना पड़ता है, अन्यथा उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। वजह ही ये है कि समस्या ही इतनी बड़ी है। तो बट नेचुरल है, हम ये तो है नहीं कि एक बार पूजा कर ली और काम हो गया। कई बार हम लोगों को डेली रूटीन में उस चीज से मुक्ति पाने के लिए नित्य हमको उसकी आराधना करनी पड़ जाती है। तो ये रेमेडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसके अलावा इन संदर्भों में बिल्कुल चैन नहीं मिलता। स्त्रियों के लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है मांगल्य स्थान के लिए, वो है बृहस्पति महाराज। अगर स्त्री के चार्ट में बृहस्पति बहुत ज्यादा वीक है, बहुत डिस्ट्रॉयड है, डैमेज्ड है, तब भी ये बात याद रखिए कि मैरिज होने में परेशानी होती है, मैरिज होने के बाद परेशानी होती है, मैरिज की लॉन्जिविटी पे भी असर पड़ता है स्त्रियों के लिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हस्बैंड के लिए भी देखते हैं। तो शुक्र तो जनरल देखना ही देखना है, लेकिन बृहस्पति भी स्त्रियों के चार्ट में देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वीनस खराब है, बृहस्पति खराब है, 8th हाउस में बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर प्रॉपर उपाय या उसका समाधान ना किया जाए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।